नमस्कार दोस्तों, आज हम यूनियन पार्लियामेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यूनियन पार्लियामेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इस एग्जामिनेशन में भी पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं और इसी उद्देश्य से आज हम यूनियन पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। जब हम पार्लियामेंट कहते हैं तो आखिर इसका कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसके अंदर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, ये शुरू होता है कि पार्लियामेंट हैज 3 ऑर्गन्स। कहता है कि 3 ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से हैं। पहला है द प्रेसिडेंट, दूसरा है द काउंसिल ऑफ स्टेट और तीसरा है हाउस ऑफ द पीपल। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसी को राज्यसभा कहा जाता है और जो हाउस ऑफ द पीपल है उसको लोकसभा कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि आखिर राज्यसभा किसको कहते हैं और लोकसभा किसको कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपल क्या है, लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईदर मेंबर ऑफ द हाउस बट येट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। समझ में आ गया? प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईदर मेंबर ऑफ द हाउस बट येट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता इन यूएसए प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। ये बात तो बिल्कुल सही है, कई बार मैंने आपको बताया है कि इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, रेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम डॉक्यूमेंट एंड ऑल द 3 इंस्टीट्यूशन डिराइव्स देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सपोज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके 3 अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे यहां पे मान के चलिए पार्लियामेंट हो गया, दूसरा ये प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया और तीसरा जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस हो गया। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है और उसके बाद 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो बिल्कुल पैरेलल हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं। वो पहला जो है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, दूसरा जो है पार्लियामेंट है और तीसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है। मतलब ये हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, जो प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस है वो एग्जीक्यूटिव का है और तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशरी है। मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हैं। तीनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, पैरेलल हैं और तीनों के ऊपर सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, लिखा रहता है कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, दे ऑल डिराइव देयर पावर फ्रॉम द होली डॉक्यूमेंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसीलिए यहां पे गया है कि इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, रादर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम डॉक्यूमेंट एंड ऑल द 3 इंस्टीट्यूशंस डिराइव्स देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। चलिए हम बात करते हैं सेपरेटली, हम बात करेंगे अलग अलग हाउस के बारे में और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या हुआ? राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। ये बात आपको पता है। ये कहता है कि अपर हाउस, परमानेंट हाउस एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। देखिए, मैंने आपके लिए पिन पॉइंट बनाए हैं, पॉइंटर्स बनाए हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ये कहता है कि राज्यसभा जो है वो क्या है? वो अपर हाउस है। दूसरा कहा क्या? ये परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी डिसॉल्व ही नहीं होगा। एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, जैसे लोकसभा हर एक 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन यदि ऐसा आए कि परमानेंट हाउस कौन सा है तो क्या लिखेंगे? राज्यसभा, या फिर उसको लिखेंगे द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये क्या है? अपर हाउस है, दूसरा क्या है? परमानेंट हाउस है और तीसरा क्या है? नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब ये जो है इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 इयर्स। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं? तो 6 साल के लिए, 6 इयर्स। एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हर एक 2 साल में 1/3 जो है वो क्या करेंगे? रिटायर करेंगे। मतलब यही कारण है कि ये पूरा का पूरा परमानेंट है। ये परमानेंट होने का यही कारण है कि सारे के सारे मेंबर एक बार में रिटायर नहीं होते। लोकसभा में क्या होता है कि जैसे ही लोकसभा खत्म होता है, 5 साल ओवर होता है, सारे के सारे मेंबर क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर से इलेक्शन होता है और फिर से नई गवर्नमेंट बनती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, काउंसिल ऑफ स्टेट में ऐसा नहीं होता। यहां पर हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर हट जाएंगे, लेकिन बाकी जो बच गए
गए, बाकी जो 2/3 बचे वो तो रहेंगे ही, और इसीलिए इसका डिसोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, और यही कारण है कि इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इलेक्टेड बॉडी थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन से इनका जो मेंबर है उनका इलेक्शन होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है मैक्सिमम मेंबरशिप इज फिक्स्ड टू 250 ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, माननीय महामहिम प्रेसिडेंट साहब से नॉमिनेट किए जाते हैं, उनका इलेक्शन नहीं होता है, जिनको वो नॉमिनेट करेंगे वो राज्यसभा में आ जाते हैं। तो अभी के लिए आप चेक कीजिएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर कौन कौन है, क्वेश्चन आ जा सकता है करंट इवेंट में, तो ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक कर लेंगे। उसके बाद कहता है कि 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला करके टोटल 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और इसीलिए टोटल स्ट्रेंथ 250 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, कहता है नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होता है उसमें से जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट खुद प्रेसिडेंट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यदि उनको वोटिंग राइट दे दिया जाए तो ये हाईली प्रोबेबल है कि वो उन्हीं को पावर देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। इसीलिए एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, जो कि बायसनेस से बिल्कुल अलग हो, बायस अप्रोच नहीं हो, इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप नॉमिनेट हो गए एक बार तो उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप वोट नहीं कर सकते। इस लेक्चर में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं उन तमाम आर्टिकल्स को जाकर के आप एक बार चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। कहता है दे आर इलेक्टेड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। इसको ज्यादा लोड मत लीजिए, ज्यादा नहीं समझना है, बस इतना याद रख लेना है, ठीक है। द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड इन 4th शेड्यूल। मैंने शेड्यूल के लेक्चर में आपको बताया है कि कितने एलोकेशंस हैं, कितने सीट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग यूनियन टेरिटरी के, कहां दिए गए हैं, ये 4th शेड्यूल में यदि आप चेक करेंगे तो वहां पे चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला रहेगा तो इसे पूछ देगा। कहता है द नॉमिनेटेड पर्सन आर पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। रिसेंटली ये पॉइंट काफी चर्चा में रहा है, और चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि माननीय जस्टिस रंजन गोगोई अभी रिसेंटली राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए थे, और ये क्वेश्चन उठ रहा था कि आखिर इनको नॉमिनेट किस बेसिस पे किया गया है, कौन से ब्लॉक में इनको किया गया है, जैसे स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो लॉ कहां पे है, लॉ किसमें है? तो मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे लॉ एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है। इसीलिए कई मीडिया हाउसेस ने ये प्रश्न उठाए थे कि जब लॉ मेंशन नहीं है यहां पे तो फिर इनका सिलेक्शन, इनको नॉमिनेट कैसे किया गया, किस बेसिस पे किया गया। तो हालांकि ये इतना कोई रोबस्ट आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि लॉ एज अ डिसिप्लिन अपने आप में काफी ब्रॉड है। कई बार स्पेशल नॉलेज में लॉ की जिक्र होती है, कई बार लिटरेचर में भी इसकी बात की जाती है, साइंस भी माना जाता है लॉ को, और कई बार आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज भी माने जाते हैं। तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन तो यहाँ लॉ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लॉ जो है एक मिक्सचर है इन तमाम चीजों का, इसीलिए इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। चूंकि ये लॉ के जानकार थे, जज थे, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि द नॉमिनेटेड पर्सन आर पर्सन having special knowledge और practical experience in literature, science, art and social services। ये बात याद रख लीजिएगा। देखिए जब मैं आपको लोकसभा बताऊंगा उस समय भी मैं आपको ये बताऊंगा कि वहां भी नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन वहां नॉमिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो अलग होता है, राज्यसभा में अलग है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज है, लेकिन लोकसभा में ये चेंज हो जाता है, लोकसभा में ये अलग है। मतलब ये हुआ कि लोकसभा में यदि किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया अलग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट, इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है देयर शैल बी अ डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा एज वेल। आर्टिकल 89 में आप चेक कर लीजिए इसको। द चेयरमैन प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ राज्यसभा एंड इन हिज अब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन। ये बात बिल्कुल याद करने वाली है, आप इसको याद कर लीजिए। आर्टिकल 91 की यदि हम बात करें तो कहता है कि इफ बोथ आर अब्सेंट, मतलब ये हुआ कि यदि वाइस प्रेसिडेंट भी अब्सेंट है और डिप्टी चेयरमैन जो है वो भी अब्सेंट है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये आर्टिकल 91 में लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इफ बोथ आर अब्सेंट देन सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द काउंसिल, एंड इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल शैल एक्ट एज चेयरमैन। तो जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों अब्सेंट हैं तो कौन प्रिसाइड करेगा, जो रूल ऑफ प्रोसीजर है काउंसिल का उसी के अकॉर्डिंग होगा। चलिए आगे अब जो है आर्टिकल 90 और 92
2 दोनों आप देख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो भी आर्टिकल मेंशन मैंने की है आप जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन बिहार एक्ट में चेक कर लीजिए एक बार, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच बन पाए। चलिए आगे हम बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड की बात करते हैं, फिर यूएस की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, बहुत ही संक्षेप में वन लाइनर। कई बार क्वेश्चन कंपैरेटिव एनालिसिस से होता है, आपको कंपेयर कर देंगे इंडिया और इंग्लैंड से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो यहां से कंपैरिजन का क्वेश्चन यदि आता है तो यहां पे ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको हेल्प करेगा। कहता है कि इन इंग्लैंड द अपर हाउस इज नोन एज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसको कहते हैं? अपर हाउस जो इंग्लैंड में है उसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद कहता है इट इज अ परमानेंट हाउस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में भी ये परमानेंट हाउस है अपर हाउस, और इंग्लैंड में भी ये अपर हाउस है। उसके बाद कहता है इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ हेरिडेटरी लॉर्ड्स क्रिएटेड बाय क्राउन। ऑब्वियसली बात है, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं वहां पे हेरिडेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। वहां पे अभी भी क्वीन एलिजाबेथ वगैरह की बात आपने सुनी होगी, तो हेरिडेटरी वहां चलते आ रहा है, तो इसलिए वहां पे हम इस तरीके से देखते हैं। उसके बाद कहता है मेंबरशिप इज फॉर लाइफ। यहां पे जो मेंबरशिप की बात की गई है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ये मेंबरशिप इज फॉर लाइफ होता है, जिंदगी भर के लिए होता है। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता है, हमारे यहां 6 साल के लिए होता है, जिसमें 1/3 जो है हर एक 2 साल में रिटायर कर जाते हैं, और 2/3 जो बचते हैं वो फिर आगे अगले 2 साल में वो रिटायर करेंगे 1/3 उसमें से। तो इस तरीके से ये एक परमानेंसी का फॉर्म देता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये परमानेंट हाउस। ऐसा करते हैं कि आप इन डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए यूएस की यदि हम बात कर लें तो कहता है कि अपर हाउस इज नॉट ए सीनेट। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, सीनेट किसको कहते हैं? तो सीनेट अपर हाउस जो यूएस में है उसी को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। यहां जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको सीनेटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ईच स्टेट सेंड्स 2 सीनेटर्स इन सीनेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, पॉपुलेशन, वेल्थ और इंपॉर्टेंस। बोल रहा है कि 50 स्टेट हैं और हर एक स्टेट से 2 सीनेटर जाते हैं सीनेट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन और साइज, चाहे स्टेट छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो छोटे स्टेट हैं उनका सीट कम है, जो बड़े स्टेट हैं उनका सीट ज्यादा है। लेकिन यदि हम यूएस की बात करें तो ईच स्टेट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ज्यादा अमीर हो या फिर ज्यादा जरूरी हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर एक स्टेट से 2 सीनेटर जाते हैं। तो 50 स्टेट से कितने सीनेटर हो गए? 100 मेंबर्स हो गए। टर्म ऑफ सीनेटर इज ऑफ 6 ईयर। यहां भी 6 ईयर है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। यहां भी सेम तरीके का चीज जैसा कि हमने अपने राज्यसभा में देखा था, उसी तरीके की चीजें यहां भी है। कहता है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सीनेट फ्रॉम द पीपल। यहां पे आप इसको याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम 2 लाइन आपको बताएंगे। द सीनेट इज कंपोज्ड ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ ईच 6 स्टेट। यहां 6 स्टेट हैं और हर एक स्टेट से 10 मेंबर, मतलब टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है। टर्म यहां का जो अपर हाउस का है वो है 6 साल का। हाफ ऑफ देम आर इलेक्टेड एवरी 3 ईयर। यहां पे क्या है? हाफ ऑफ देम, आधा जो है वो 3 साल में रिटायर करते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली उनका इलेक्शन होता है। तो इसीलिए यहां पे दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने देखा कि यहां पे परमानेंट होता है अपर हाउस। परमानेंसी आपने देखा, अभी 3 एग्जांपल लिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का आखिर क्या यूटिलिटी है, क्या जरूरी है? आखिर राज्यसभा बनाया ही क्यों गया? लोकसभा था ही तो राज्यसभा का क्या जरूरत पड़ गया? इन तमाम बातों को हम इस छोटे से टॉपिक में 5 मिनट में कवर कर लेंगे। कहता है कि दो द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी बट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर इट इंजॉयज इंफीरियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा। ऑब्वियसली बात है, लोकसभा में जो है चुने गए प्रतिनिधि जो हैं डायरेक्ट इलेक्शन करके जाते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, और कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे नंबर भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा हैं, मेंबर भी ज्यादा हैं, और राज्यसभा में कम है। ठीक है, एक तो ये बात है। और कई मायनों में ऐसा देखा गया है, मनी बिल वगैरह की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लीजिए, कहता है कि अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी पास अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन राज्यसभा। जब हम बात करते हैं राज्यसभा में, ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से राज्यसभा एक तरीके से इंफीरियर पोजीशन पे है। हालांकि एक्सप्लिसिटली आपको ये चीज कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब हम उसका एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं, तब पता चल जाता है कि राज्यसभा कहीं ना कहीं किसी न किसी मायनों में आप अपने आप से बाय डिफॉल्ट इंफीरियर हो जाता है। हालांकि ऐसा कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हम आगे आने वाले इस लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि राज्यसभा का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कहता है कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी पास, नहीं हो सकता। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जब पास होता है, मान लीजिए कि अपोजिशन वाला ये कहे कि जो मेजोरिटी में पार्टी है वो अब मेजोरिटी में नहीं है, मतलब जितने नंबर होने चाहिए उनके मेंबर का वो नहीं है, तो आप शो करो हाउस में फ्लोर पे
कि आपके पास इतना मेंबर है, उसी को कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो जो रूलिंग पार्टी है उसको प्रूव करना पड़ता है कि मेरे पास रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और इसीलिए मैं कंट्री को रूल कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट को रूल कर सकता हूं। तो ये कहता है कि अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन राज्यसभा, ये लोकसभा में होगा। ठीक है, आगे कहता है कि इन केस ऑफ डेडलॉक a joint meeting of both the house is called, but due to higher numerical strength of the Lok Sabha, a bill can be easily passed। मान के चलिए कि कोई बिल पास कर दिया लोकसभा और राज्यसभा जो है उसको पास ही नहीं कर रहा है, डेडलॉक हो गया, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा, ज्वाइंट मीटिंग बुलाया जा सकता है और जब ज्वाइंट मीटिंग प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे तो उस सिचुएशन में चूंकि जितने भी लोग होंगे वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है ज्वाइंट मीटिंग में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के साथ होगा मीटिंग, तो लोकसभा में तो मेंबर ज्यादा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ज्वाइंट मीटिंग में जो पास होगा, जो जिस पे बहस होगा और उसके बाद जब वोटिंग कराई जाएगी, तो चूंकि ज्वाइंट मीटिंग में लोकसभा का स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए ये हाईली प्रोबेबल है कि कोई भी जो बिल है जो डेडलॉक से रुका हुआ है वो अपने आप पास हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सीनियर पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन माइट गेट एन इजी एक्सेस in it without undergoing the ordinary and general election necessary for the members of Lok Sabha। अब देखिए, कई बार हमने देखा है कि लोकसभा में जो लोग हार जाते हैं उसके बावजूद भी उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। अभी लास्ट गवर्नमेंट में माननीय अरुण जेटली साहब थे, वो हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मिनिस्ट्री दे दी गई थी। तो ये कैसे होता है, क्योंकि ये इनको राज्यसभा से दिला दिया जाता है सीट और राज्यसभा के बाद उसके बाद इनको जिता दिया जाता है, तो माना जाता है कि राज्यसभा के मेंबर हैं, और चूंकि राज्यसभा के मेंबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्टर तो बन सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए दोनों हाउस में से किसी हाउस में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीनियर पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन माइट गेट एन इजी एक्सेस, बिना जीते इलेक्शन में हार भी गए तो दिक्कत नहीं है, इन इट विदाउट अंडरगोइंग जो रिगरस है जनरल इलेक्शन का, उसके बिना गए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, आप मिनिस्टर बन सकते हैं, आप राज्यसभा में ज्वाइन कर सकते हैं। राज्यसभा में मेंबर बनाना आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लोग आपको इलेक्ट नहीं करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से इजी एक्सेस इनको माना गया है। हालांकि ये बात अलग है कि ये जो प्रोविजन लाया गया ये बहुत सोच समझ कर करके लाया गया था। इसमें ये लाया गया था कि मान के चलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट टैलेंट हैं कंट्री के वो हमेशा इलेक्शन में जीत ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो उस सिचुएशन में बेस्ट टैलेंट को कैसे, जो कंट्री का नीड है बेस्ट टैलेंट को, वो कैसे पूरा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए राज्यसभा के का जो एक्सेस है, जो विंडो है, उसको ओपन किया गया था। ठीक है, ताकि वहां पे उनको ले जा करके आप उनको मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया कि इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट्स टू द हाउस हु कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। ऑब्वियस सी बात है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें यह है कि राज्यसभा में जो लोग होते हैं, जो मेंबरन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, लोकसभा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। इसीलिए कई बार आपको राज्यसभा टीवी का जो डिबेट है उसको देखने में मज़ा आता होगा, राज्यसभा में जो चीज़ें होती है डिबेट हाउस में उसको देखने में मज़ा आता होगा, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते होंगे। लेकिन लोकसभा में यदि देखेंगे तो अक्सर आप देख लेंगे गाली गलौज और मारपीट ये वो होते रहता है। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि लोकसभा वाले सब निकम्मे बैठे हैं, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं हुआ। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक कंपैरेटिव एनालिसिस की यदि बात करेंगे तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली फॉरवर्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ राज्यसभा स्टॉप्स द ड्रास्टिक चेंज इन द लॉ ऑफ द कंट्री मेड इन द हीट ऑफ मोमेंटरी पैशन एंड अफोर्ड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स रिकमेंडेशन बाय डिलेइंग इट्स एडॉप्शन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। कहा कि देखिए, अभी तक तो आप राज्यसभा का बुराई कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। कैसे? कई बार हीट ऑफ मोमेंट में जब मेजोरिटी होती है तो क्या करते हैं, लोकसभा में आपको बिल्कुल निर्विरोध पास हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी है आपके पास। मोदी गवर्नमेंट को देख लीजिए, मेजोरिटी है। इंदिरा गांधी का जमाना था, उस समय मेजोरिटी थी, कुछ भी कर सकते हैं लोकसभा में। लेकिन मान के चलिए मेजोरिटी में आप कुछ इलीगल एक्ट पास कर दिया लोकसभा में, या यूं कहें इसको ज्यादा लीगली सही हो, इलीगल बिल पास कर दिया लोकसभा में, क्योंकि एक्ट तो अभी तक बना ही नहीं है। तो नियम कहता है कि जब लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जब तक पास नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता। तो राज्यसभा यहां पे क्या कर सकता है, राज्यसभा उसको डिले कर सकता है। ये जो आप हीट ऑफ मोमेंट में आप जो पास कर दिया ना कि मेजोरिटी है तो हम कुछ भी कर लेंगे, पहाड़ उठा लेंगे, तो वो पहाड़ उठाने से कुछ दिन के लिए पहाड़ को फिर से जमीन पर रख सकता है राज्यसभा। और इसीलिए राज्यसभा एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है और कई बार बेकार लॉ बनने से, बहुत बेकार लॉ बनने से कंट्री को बचा लेता है, वो डिले कर देता है और उसके बाद सजेशन देता है। फिर ठंडा दिमाग से जब लोकसभा वाले सोचते हैं तब लगता है कि यार बात तो सही कर रहा है, उसके बाद चेंजेस लाते हैं अपने लॉ में। तो यही कहता है कि द एक्सरसाइज ऑफ राज्यसभा स्टॉप्स द ड्रास्टिक चेंज इन लॉ ऑफ द कंट्री made in the heat of momentary passion and affords opportunity for its
रिकमेंडेशन बाय डिलेइंग इट्स अडॉप्शन फॉर अ लिमिटेड पीरियड, एक लिमिटेड पीरियड के लिए डिले कर देंगे और उसके बाद जब ठंडे मन से आप सोचेंगे तो अब ऐसी बात है आपको भी लगेगा कि इसमें काम अच्छा हो सकता है, इसमें चेंजेस लाया जा सकता है और आप लाने का प्रयास करते हैं। तो कई बार देश को बहुत ही संकट में जाने से राज्यसभा बचाता है, इसीलिए राज्यसभा का इंपॉर्टेंस जो है बहुत जरूरी है। उसके बाद कहता है इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नेंस। वही बात है कि एक तरफा काम नहीं हो, कोई ना कोई है चेक एंड बैलेंस करने वाला, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा का कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में। अदरवाइज हमारा कंट्री जो है अभी तक एक से एक बेकार लॉ जो है उसको देख लिया होता, उसको साक्षात देख लिया होता, लेकिन राज्यसभा कई मायनों में उसको मना करता है, उसको रोकता है, उसको डिले करता है और उसके बाद एक अच्छा सजेशन भी देता है, जिसके बाद फिर क्या होता है उसको चेंजेस लाए जाते हैं उस लॉ। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में जो है ये तो आप जानते ही हैं और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बता दूं। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ये बिल्कुल सही बात है। टोटल मेंबर की यदि हम बात करें आर्टिकल 81 में देखेंगे तो 550 लिखा होगा इसमें, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ की यदि बात करेंगे तो 550 प्लस 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट साहब इनको नॉमिनेट करते हैं तो कुल मिलाकर के 552 हो जाते हैं। नॉमिनेटेड पर्सन बाय द प्रेसिडेंट कितना है? 2 हैं। इफ इन हिज ओपिनियन दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा, आर्टिकल 331 यदि आप देखेंगे तो कहता है कि ये जो 2 नॉमिनेटेड पर्सन हैं ये कौन होंगे, जिससे राज्यसभा में आपको बताया था ये कौन होंगे। तब राज्यसभा में देखिए मैंने आपसे बात की थी कि ये कौन होंगे, तो आपने बताया था कि ये जो है स्पेशल नॉलेज वाले व्यक्ति होंगे। स्पेशल नॉलेज किसमें होगा? इनका लिटरेचर और साइंस ये सारी चीजों में इनका जो है इनका एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल साइंस, सोशल सर्विसेज, तो ये कहाँ है? ये राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में यदि हम बात करते हैं जो 2 लोग नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो कौन होंगे, तो देखिए क्या कहता है, इफ इन हिज ओपिनियन, किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट साहब के ओपिनियन में, द कम्युनिटी, वो वैसे लोग होंगे, वैसे कम्युनिटी के लोग होंगे विच इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द लोकसभा, जिनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बहुत कम है, वैसे कम्युनिटी के 2 लोगों को प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपने यहां पे की कि यहां पे जो राज्यसभा के कैसे मेंबर होंगे जो नॉमिनेट होंगे, तो उनका स्पेशल स्किल होगा लिटरेचर, आर्ट्स और साइंस में, और उसके बाद लेकिन लोकसभा में कौन होंगे, तो ये जो होंगे वैसे लोग होंगे जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं लोकसभा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको ऑप्शन चेंज करके दे देता है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा में अलग है और राज्यसभा में अलग है। ब्रेकअप ऑफ सीट की यदि बात करते हैं 530 स्टेट से होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से होते हैं और 2 जो है ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। अब लास्ट में एक पॉइंट हमारे पास बचा है, वो कहता है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 आपको कई बार मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे पर्पस अलग है बताने का। आर्टिकल 326 टॉक्स अबाउट द राइट टू वोट। यहाँ पे कहता है द कॉन्स्टिट्यूशनल 61 अमेंडमेंट 1987 हैज रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। अब कितने साल की उम्र में आपको वोट करने का अधिकार होता है? ये जो है 18 साल का उम्र होता है। पहले ये 21 साल हुआ करता था, लेकिन 1987 में चेंजेस किए गए और उसको 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि राइट टू वोट इज फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। आप जाकर के मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेक्चर है उसको देखिए, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछे जाते हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते। आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से कोई काम नहीं करते। कैसे करते हैं? आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्रेसिडेंट जो हैं वो किनके एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल, उनको करना ही होगा इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। जो भी सलाह उनको दिया जाएगा, जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा माननीय महामहिम प्रेसिडेंट साहब को दिया जाएगा उनको वो करना ही होगा। शैल, प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, करना होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। यदि प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि कुछ एडवाइस में गड़बड़ी है तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ईदर जनरली
or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. और यदि फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडरेशन के बाद फिर से वही एडवाइस दे दिया तो प्रेसिडेंट को मानना ही होगा, इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए यहां पे देखिए क्या कहता है, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कहता है द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस, क्या एडवाइस दिया गया है इसके बारे में बात कर रहा है। सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट, देखिए इंपॉर्टेंट है, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या एड एंड एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को, ये चीज जो है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या हो सकता है, नहीं इंक्वायर किया जा सकता है। कोई भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि एडवाइस, एड एंड एडवाइस जो दिया गया माननीय महामहिम राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, वो उस पर तहकीकात करे। ये आखिर क्यों किया गया है, इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए किया गया है, ताकि लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी है दोनों इंडिपेंडेंट रह सके। अदरवाइज यदि इस तरीके का सलाह कोर्ट में आप हाजिर करना होता तो कई मायनों में इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती। इसीलिए इंडिपेंडेंट रखने के लिए लेजिस्लेचर को ऐसा प्रावधान किया गया है। कई बार आप देखेंगे कि ऐसा और भी प्रोविजंस हैं जिसमें पार्लियामेंट को मना किया गया है कि कोर्ट के मैटर में आप इंटरफेयर नहीं करें, तो एक दूसरे से बैलेंस करने का यहां पे प्रयास होता है। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 टॉक्स अबाउट अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर से रिलेटेड जितने अन्य प्रावधान हैं इसके बारे में ये बात करता है। देखिए इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहले तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, और बाकी के जो मिनिस्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन किसके एडवाइस पे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करेंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए अगला है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, नहीं आगे जा सकता 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जितने भी हाउस ऑफ द पीपल में मेंबर हैं उसके 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो आप क्या कर लीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिए कितना कितना होगा, कितना टोटल मेंबर है, और 15% निकाल लीजिए उसका। उसके बाद कई बार आपको परसेंटेज निकाल करके ही क्वेश्चन में दे दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। इसका मतलब आप इसको ज्यादा डिटेल में मत जाइए, अभी आपको इतना समझना है कि यदि आप 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर यदि डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो यहां पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वही बात यहां पे कहा गया है, ठीक है। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। अभी सचिन पायलट का केस आया था, रिसेंट है, आप इसको जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कई बार मैंने आपको बताया है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। यहां पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कहता है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज यहां पे क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। यही एग्जैक्टली सेम जो वर्डिंग है आपको मिल सकता है आपके ऑप्शंस में, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहां पे जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला जो पॉइंट है कहता है बिफोर अ मिनिस्टर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड ऑफ सिक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल। आपको मैंने जब शेड्यूल का लेक्चर दिया था तब बताया था कि कहां पे ओथ दिया गया है, तो 3rd शेड्यूल में दिया गया है। किस किस चीज का ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी, ठीक है, दोनों चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। कई बार आपको मिनिस्टर बनाया तो जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंतराल में आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा किसी न किसी हाउस में। तो यूजुअली राज्यसभा में लेते हैं, 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन फेस करना पड़ता है और राज्यसभा में आसानी से वो जीत जाते हैं। तो कई बार देखते होंगे आप यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद भी उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है, क्योंकि ये जो अपना 5वां क्लॉज है ये कहता है कि 6 महीने के लिए कोई इशू नहीं है, 6 महीने के लिए आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि 6 महीने के विदिन वो किसी न किसी एक हाउस से वो जीत जाए, वो विन करे, ठीक है। चलिए अगला जो है द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी एज सच। प्रेसिडेंट जिनको जैसा लगेगा सैलरी ये चीज होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दिया जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।